वाली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और ये आप लोग की हसलर दीदी बिल्कुल आप लोग को साइंस कंप्लीट करवाने वाली है, वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमारा नए सिलेबस के हिसाब से। यार बहुत प्यारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि साइंस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार बहुत प्यारा चैप्टर है। मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग को दो चीजें बताना चाहती हूँ कि यहाँ हम लोग को फिजिकल और एक केमिकल चेंज पढ़ना है, ठीक है। अब फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है, तो यार ऐसी कोई चीज जो कि रिवर्स हो सके, क्या हो सके, रिवर्स हो सके, ठीक है, जो रिवर्सिबल हो नेचर में, हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल। और केमिकल चेंज मतलब क्या, जो इरिवर्सिबल हो, जो वापस मतलब एक बार अगर चेंज हो गया ना यार भाई साहब, हम वापस से इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे सामने पेश कर रही हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे फोटोग्राफ, जिसको देख के तुम्हारा मन ललचाने लगेगा, और तुम लोग को बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। बिल्कुल तुम लोग को यार वो नहीं करना है, ठीक है, चीटिंग बिटिंग नहीं करनी है। कमेंट सेक्शन में लिखो पहला ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। अब इसमें तुम लोग को फोटो दिख रही है, एक जगह पिज्जा है, एक जगह बर्गर है, एक तुम्हारा बकेट है, फ्रेंच फ्राइज है और कोक की बोतल है। अब तुम लोग को बताना है इट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मतलब इसका मतलब है यार ये क्या है, हमारा कुकिंग ऑफ फूड है। क्या है ये, कुकिंग ऑफ फूड है। यार देखो कुकिंग ऑफ फूड कैसा होगा तुम्हारा, फिजिकल या इधर केमिकल चेंज, तो मैं बता देती हूँ, तुम लोग कॉमेंट्स में लिख दो यार फटाफट पॉज करके, इट इज केमिकल चेंज। क्यों बेटू, अब देखो यार मैंने खाना पका लिया है, ठीक है, बना लिया है, अब मैं उसको रिवर्स कर सकती हूँ क्या, ये बिल्कुल पिज्जा को मैं रिवर्स कर सकती हूँ, पिज्जा ब्रेड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कन्वर्ट कर सकते ना दीदी, आपने इसको कुक कर लिया है ना, इस पर चीज आ गई है, अब बहुत सारी डिफरेंट हमारी वेजिटेबल्स इस पर है ना। बर्गर को कर सकते हैं हम क्या वापस से, नहीं कर सकते। फ्रेंच फ्राइज को वापस से मैं आलू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकते। तो इट इज इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल चेंज कैसा होता है, मैंने अभी भी तुम लोग को बताया, इरिवर्सिबल चेंज कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा, ठीक है। और इसमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, मतलब हम लोग ने पिज्जा ब्रेड से पिज्जा बना लिया है ना, आलू से हमने फ्रेंच फ्राइज बना ली, बर्गर के हमने बहुत अंदर बहुत सारी चीजें स्टफिंग करके रखी है ना, तो इट इज इरिवर्सिबल चेंज और न्यू सब्सटेंस कैन फॉर्म। अब नेक्स्ट आप लोग को दिख रहा है एक आइस की फोटो दिखाई दे रही है, जल्दी से बताओ फिजिकल है या केमिकल चेंज। बेटू इट इज फिजिकल चेंज है ना। अब मैंने इसको फिजिकल चेंज क्यों कहा है, क्योंकि मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ। अब देखो यार एक बर्फ है मेरे पास, एक आइस का टुकड़ा है, अगर वो पिघल गया, पूरा मेल्ट हो गया ना, यहाँ हम पिघल गए, ठीक है तो यहाँ अगर वो पिघल जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको पानी बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सिंपली वाटर बन जाएगा। उस वाटर को मैं वापस से आइस क्यूब में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या, डेफिनेटली यस यार। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो दी, कुछ नहीं, हम लोग घर के फ्रीजर में जाके वो जो एक ट्रे आती है ना जिसमें हम बिल्कुल आइस क्यूब जमाते हैं, उसमें वापस डाल के आइस क्यूब वापस से जमा सकते हैं, बिल्कुल जमा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसको रिवर्स, अगर ये मेल्ट होके वाटर बन रहा है तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, उसको आइस के फॉर्म में रिवर्स कर सकते हैं, तो इट इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल चेंज कैसा होता है हमारा, तुम लोग को पता है, रिवर्सिबल चेंज मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज में। हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, तीसरा फोटो तुम लोग को दिख रहा है। अब यार आयरन पे रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे आयरन होंगे, ठीक है। मतलब मेरा घर रिनोवेट हुआ था तो हमारे यहाँ जो कुंडी निकली, समझ रहे हो ना, थी, और बहुत सारी ऐसी अपनी निकलती है ना लोहे की चीजें, वो हमने ना ऊपर टेरेस पे रख दी थी। टेरेस पे रखने के बाद जब पानी आता है, रेनफॉल आता है और बहुत सारा डस्ट, ठीक है, मॉइस्चर सबके कांटेक्ट में आने से आयरन क्या हो जाता है, रस्ट लगने लग जाती है। तो या क्या इस आयरन को मैं उसके पुरानी स्टेट में, मतलब जो बड़ा साफ सुथरा आयरन था उस वाले स्टेट में ले जा सकती हूँ क्या, डेफिनेटली नहीं। तो ये कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज मतलब क्यों, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर और न्यू सब्सटेंस कैन फॉर्म। यार ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक न्यू सब्सटेंस हुआ, इसकी हमारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी जो नॉर्मल आयरन होता है उससे। ये नॉर्मल आयरन है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, एंड बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट फोटोग्राफ तुम लोग को दिखाई दे रही है हमारी कैंडल की। यार कैंडल में ना तुम लोग को एक बहुत प्यारी चीज बताने वाली हूँ मैं। यहाँ ना कैंडल में दो चीजें होती है, फिजिकल चेंज प्लस केमिकल चेंज। दीदी हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है बच्चा पार्टी, बिल्कुल बेटू ऐसा पॉसिबल है। देखो मेल्टिंग हो रही है जहां ये पिघल रही है, ठीक है, बिल्कुल मोमबत्ती होती है ना यार, कैंडल होती है, ये देखो ये पिघल रही है, इसका है ना, इसका वैक्स पिघल रहा है, तो जो मेल्टिंग होती है ना इसमें, वो क्या होता है हमारा, कौन सा चेंज होगा मुझे बताओ। मेल्टिंग इज माई फिजिकल चेंज, इट इज माई फिजिकल चेंज। पर मैं अगर बात करूँ यार, मोमबत्ती यहाँ जल रही है, बहुत सारे लोग तुमसे जलते होंगे ना यार, नहीं तुम्हारे दोस्त में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। इसी तरीके से ये बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग की बात करूं मैं
तो ये केमिकल चेंज में मैं दोनों का आप लोगों को रीजन देती हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है कि दीदी ने बस बता दिया कोई रीजन नहीं दिया। अरे तुम्हारी हसलर दीदी तुम्हें पूरा रीजन दे। देखो बेटा, मेल्टिंग का मतलब क्या कि सिर्फ इसका ना कुछ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, इसका सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। मतलब मेल्ट हो रहा है कि वैक्स, और वैक्स के ऊपर वैक्स का ये रेले गिर रहा है। हमारे यहाँ मतलब यार एमपी साइड बोलते हैं रेला गिर रहा है, ठीक है। तो ये रेला गिर रहा है ना, बाकी ये कोई चेंज नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ये कैसा चेंज है हमारा? फिजिकल चेंज। बर्निंग की बात करूँ तो यार देखो, कैंडल जल रही है, बर्न हो रही है, ठीक है, तो बर्न होते होते छोटी भी हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, इट इज इरिवर्सिबल। अब मैं वो जो कैंडल छोटी हो गई उसको बड़ा तो नहीं कर सकती हूँ ना, है ना, उसकी हाइट बड़ी कर दी, उसको बड़ा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो मतलब क्या हो गया? इट इज इरिवर्सिबल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज। और वहीं पे बात करूँ अगर मेल्टिंग ऑफ कैंडल की, तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल हमारा है फिजिकल चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट फोटोग्राफ तुम्हारे पास है राइपनिंग ऑफ बनाना, ठीक है, बनाना, ठीक है, राइपनिंग। अब देखो यार, बनाना पक गया है, ये कैसे पता चलता है हमें? इनके ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ये देखो, ये इनको भी पिंपल हो गए, देखना है ना, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइप हो गया है। अब तुम लोग को पेपर में अगर आए कि राइपनिंग ऑफ फूड, तो तुम लोग ऐसा मत लिखना कि राइपनिंग ऑफ फूड कौन सा चेंज होता है, ये होता है हमारा केमिकल चेंज। क्योंकि मैं इसको यार जो हमारा कच्चा बनाना होता है, ठीक है, उसके फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट कर सकती हूँ, फकरे की बात है ना। तो क्या होता, अब यार मैंने बोला राइपनिंग ऑफ बनाना का एग्जाम्पल दिया, तो तुम ऐसा मत करना कि राइपनिंग ऑफ एप्पल आए तो तुम लोग लिख दो कि दीदी ने तो पढ़ाया ही नहीं था, सकीना दी ने इतना बताया था कि राइपनिंग ऑफ बनाना आए तो तुम्हें केमिकल चेंज लिखना है, ऐसा नहीं है। देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ दो चीजें लेकर आई हूँ, ये देखो, फर्स्ट हमारे पास है ये एक एप्पल है, ठीक है, देखो बड़ा अच्छे से ना एप्पल, ये ठीक है। ये एप्पल क्या है? ये कच्चा एप्पल है, हम सब देखो ना, इसका कलर रेड नहीं हुआ है। अब मैं बोलूंगी कि ये राइप हो गया, ये कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? क्योंकि दीदी उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड, रेड फॉर लव। हाँ, प्यार में ही सब डूब मरता है ना, सही बात है ना। देखो ये कैसा हो गया? अब रेड कलर का एप्पल हो गया। अब तुम लोग सी द डिफरेंस, ये हल्का सा कच्चा है, ठीक है, एंड ये एप्पल कैसा है? ये बिल्कुल पक चुका है, तो ये राइप हो चुका है। तो राइपनिंग ऑफ एप्पल को मैं इस वाले फॉर्म में वापस से कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं ना। तो डेट मीन्स ये क्या हो गया? हमारा केमिकल चेंज हो गया। आई होप तुम लोग को राइपनिंग ऑफ फ्रूट समझ में आ गया हो। Okay. कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैसा होता है, हमारे केमिकल चेंज होता है। अब बात करते हैं यार, जो हमारा मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शन पर आते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, जो कि हमारा नाम है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है सब नई नई चीजें होगी, है ना, जब केमिकल चेंजेस होंगे तब नई नई चीजें होना चालू हो जाएगी। क्या नई चीजें हो रही है? डेफिनेशन पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। देखो केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन बनेगी, सबसे पहली बात दिमाग में बैठाओ। फिजिकल चेंज होगा तब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी बच्चा, ठीक है। केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो वो होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, मैं केमिकल रिएक्शन के तुम लोग को एग्जांपल्स डिस्कस करती हूँ। अब देखो देयर इज अ एग्जांपल जिसमें मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखा है। तब तुम लोग को पता है बेटू, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा हमारे ऑक्सीजन से तब नया प्रोडक्ट क्या मिलता है? अब हमारा नया प्रोडक्ट मिलता है यहाँ वाटर, ठीक है। अब मैंने तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या क्या रिएक्शन में क्या क्या करा हमने? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें वाटर मिल गया। सेकेंड एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताती हूँ, जब मैंने सोडियम को क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाए, सोडियम प्लस क्लोराइड, देखो ये प्लस करवाते हैं, इसका मतलब इसको इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ गए? साथ ही साथ मुझे मिलेगा सोडियम क्लोराइड। अब यार तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि दीदी इनका नाम, इसका हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीजन है, पर ये जो यहाँ साइड वाली चीज है और यहाँ साइड वाली चीज है, इनको कुछ ना कुछ कहते होंगे यार, नामकरण तो होगा ना। जैसे मैं मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ तो मुझे एल्डर सिस्टर बोलते हैं, मेरी छोटी बहन को यंगर सिस्टर बोलते हैं, तो इनका भी कुछ नाम है यार, इनका भी मतलब प्रॉपर्टीज के हिसाब से कुछ नाम होगा, ठीक है। तो यार इनका नाम देखो, यहाँ देखो। अब जो हमारे प्लस होते हैं, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीजें है और राइट हैंड साइड पर चीजें, इनके भी नाम है ना, इनके मम्मी पापा ने भी इनका नामकरण रखा था कुंडली के हिसाब से बच्चा वाटी। अब देखो जो लेफ्ट हैंड यार LHS और RHS अभी तक तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, तुम पढ़ते थे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड है, यही चीजें तुम्हें केमिस्ट्री में भी पढ़नी है। देखो जो LHS वाली चीजें मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है भैया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा बाटी, जल्दी से बताओ, रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड वाली चीजों को हम बोलते हैं यहाँ प्रोडक्ट।
तो बेटू आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को प्रोडक्ट बोलते हैं, वहीं हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दिस इक्वेशन। अब तुम लोग को ये बताना है, इसमें मैं बता दे रही हूँ बी वाले में क्या होगा, ये वाली इक्वेशन में तो कौन कौन से रिएक्टेंट है और कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये तुम्हें मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखो इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये मेरे पास LHS साइड है। देखो ना ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है बेटू, तुम लोग तुम्हारे हाथ से भी बता सकते हो कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये इधर LHS और ये मेरा राइट हैंड है मतलब इधर RHS। अच्छा, हमको सिखा रही है। और ये मेरे क्या है RHS साइड पर, तो मैं इनको बोल सकती हूँ कि आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये मेरे क्या है, ये मेरे रिएक्टेंट है। क्या है बेटू, रिएक्टेंट। और आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये क्या है मेरी, मैं बोल सकती हूँ इनको ये मेरे प्रोडक्ट है बेटू। यस करेक्ट, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। सोडियम प्लस क्लोराइड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड, तो ये तुम लोग को मुझे बताना कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन। अब सीधी सी बात है, अभी जैसे तो अभी तक मैं लिख के बता रही थी तुम लोग को हाइड्रोजन की पूरे स्पेलिंग के साथ प्लस ऑक्सीजन की स्पेलिंग के साथ और इट गिव्स वाटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने इसको केमिकल फॉर्म में लिखा नहीं, मतलब ये वर्ड इक्वेशन थी, केमिकल इक्वेशन में नहीं लिखा है। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या, जैसे मैं अगर मेरा नाम सकीना इस तरीके से लिख दो, अब मेरा नाम है ना केमिस्ट्री में नहीं लिखा था तो तुम ये मत बोलना कि दीदी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख के बताओ, है ना। मुझे पता है तुम्हारा कहाँ कहाँ तक दिमाग चल सकता है और तुम क्या क्या सोच सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा। अब तुम लोग के पास अब मुझे केमिकल इक्वेशन लिखना है, केमिकल फॉर्म में लिखना है। तो हाइड्रोजन तुम लोग को पता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H। अब तुम लोग बोलेगे दीदी ये 2 कहाँ से आया, इनका जन्म कैसे हुआ, तो ये 2 का जन्म हुआ, ये H2 मतलब क्या होता है बेटू, यहाँ एटोमिसिटी। क्या होता है, एटोमिसिटी। वैसे ही ऑक्सीजन का सिंबल तो होता है दीदी O, तो आपने 2 क्यों रखा है इसके साथ, तो वापस से एटोमिसिटी है ये। ठीक है, और ये H2O मिल गया। अब देखो ये H2 प्लस O2 ये मेरे क्या है बेटू, यहाँ ये मेरा एलिमेंट है, अगेन ये भी मेरा एलिमेंट है, और H2O जो मिला है ये मेरा कंपाउंड है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, वापस सोडियम प्लस क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसके केस में भी सोडियम मेरा एलिमेंट है, क्लोराइड मेरा एलिमेंट है और सोडियम क्लोराइड मेरा कंपाउंड है। Na प्लस Cl2 इट गिव्स NaCl। सोडियम मतलब Na, क्लोराइड मतलब Cl2 और सोडियम क्लोराइड मतलब उन दोनों का मिक्सचर, तो ठीक है NaCl। अब यार तुम लोग को नेक्स्ट पढ़ना होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मतलब बैलेंस मतलब क्या, दोनों की मास हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, LHS साइड पर भी और RHS साइड पर भी। अब यार तुमने बचपन में तराजू देखा है, अब मुझे नहीं पता तुम्हारे वहाँ अभी भी आते कि नहीं, पर मेरे यहाँ तो अभी भी सब्जी मंडी में जब तुम जाते हो ना, तो आज भी हमारे यहाँ सब्जी मंडी में सब्जी तराजू में ही तोल के दी जाती है। तराजू मतलब क्या होता है, तुम्हें फोटो डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, तराजू मतलब होता है बच्चा जहां, मतलब अगर मम्मी ने बोला कि यार बेटो आधा किलो ना आलू लेकर आना, तो क्या करता है एक साइड आधा किलो आलू लगता है और एक साइड क्या करता है, उनके पास स्टोन्स होते हैं, हाफ kg का, 1 kg का, 2 kg का, तो हाफ kg का वो स्टोन रख देता है। जब वो दोनों स्टोन यहाँ इक्वल हो जाता है ना, ऐसा इक्वल, देखो ऐसा ऐसे इक्वल, तो ठीक है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई, दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया। मास कैसे हो गया, इक्वल। तो अब हम लोग को मास देखना है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं तुम लोग के लिए बहुत इजीएस्ट वे लेके आई हूँ कि तुम लोग ने अगर ध्यान से समझाना तो इसके बाद तुम लोग को बिल्कुल भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़े। देयर इज द इक्वेशन H2 प्लस O2 इट गिव्स H2। हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में मेरे को 3 चीजें लिखनी पड़ेगी, एलिमेंट्स, LHS और RHS। LHS का मतलब तो अभी मैंने तुम लोग को बताया था लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हैं, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड में जो भी चीजें आप लोग की। ठीक है, अब एलिमेंट्स में मैंने दोनों एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो मैंने ये बताया था, ये एलिमेंट्स होते हैं और ये कंपाउंड होता है। आई होप तुम लोग ने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स में मेरे पास यहाँ एक हाइड्रोजन है मेरे पास प्रेजेंट और एक ऑक्सीजन, तो मैंने दोनों का नाम लिख दिया है यहाँ। ठीक है, LHS साइड की अगर मैं बात करूँ तो LHS में मेरे पास हाइड्रोजन को देखो, सबसे पहले LHS साइड में हाइड्रोजन के पास कितना मास है, 2। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसको देख रही हूँ हाइड्रोजन के पास RHS साइड में कितना मास है, तो ये रहा RHS। ठीक है, हम लोग RHS साइड आ गए। हाइड्रोजन के पास अगेन दीदी यहाँ 2 मास है, तो 2। तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ हाइड्रोजन का तो मास इक्वल है, तो दीदी ऐसा जाएगा, ऐसा। ठीक है, और नहीं मास इक्वल होता तो कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई ऊंचा कोई नीचा, ऐसा जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, LHS की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितना मास है, तो तुमने बोला दीदी 2, तो यहाँ LHS के बॉक्स में हमने 2 लिख दिया। देखो ये LHS है, इसके बॉक्स में मैंने 2 लिखे। अब देखो ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ चेक करेंगे, राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर मुझे ऑक्सीजन को चेक किया, दीदी यहाँ
तो 1 ही मास है, यहाँ तो 2 मास है ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चा, हम इसको ना कर सकते हैं। इस पर नहीं है तो हम लोग को इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ मास इक्वल नहीं है, यहाँ क्या है RHS साइड पर ये 1 है, तो मतलब ये कैसी है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है ऑक्सीजन के केस में। हाइड्रोजन तो बैलेंस था पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। चलिए बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तुम ऐसा मत करना कि इसके बाद H2 ऐसा लिखते तो O के बाद भी तुम ऐसा 2 लगा दो, ये तुम्हारा जो है ना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ दैट तुम लोग को यहाँ क्या करना है मैं तुम लोग को बताती हूँ। तुम लोग को ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे दीदी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा ये तो बिगड़ जाएगा। कौन बिगड़ेगा, हाइड्रोजन तो बिगड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम हाइड्रोजन को वापस से बैलेंस कर लेंगे। देखो अब मैंने क्या बोला, तुम्हें RHS साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया RHS साइड पर। चलो अब नई टेबल बनाते हैं ना, वो पुरानी टेबल को डिश क्या हो गोले मार दो। अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ एलिमेंट्स है, यहाँ LHS और वापस से RHS, 3 मैंने तुम लोग को चीजें लिखना सिखाई है। टेबल में वापस भरना चालू करो। एलिमेंट्स में तुम्हारे पास कौन से 2 एलिमेंट्स है, यही हाइड्रोजन भी है दीदी और ऑक्सीजन भी। वापस से H और O मैंने एलिमेंट्स यहाँ डाल दिए। LHS साइड पर वापस से अब आप लोग देखना चालू करेंगे। तो आपने क्या करा, अभी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमने 2H2O करा, ठीक है। मतलब ये O के पास मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया मास, ठीक है। अब O के पास तो 2 आ गया है, ठीक है, ये O हो गया बैलेंस। पर तुम एक चीज देखो, यहाँ अगर तुम लोग हाइड्रोजन को देखने जाओगे तो हाइड्रोजन के पास कितना मास हो गया, 2H2, मतलब 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। मल्टीप्लीकेशन आता है, आई होप, है ना। तो यहाँ तुम्हारा तुमने लिखा है कि दीदी RHS ना हाइड्रोजन RHS साइड पर 4 हो चुका है। तो अब मेरे पास दिक्कत हो गई है यार, मुझे LHS साइड पर भी हाइड्रोजन को 4 करवाना पड़ेगा, उसका मास 4 करवाना पड़ेगा। कैसे करवाऊंगी, LHS साइड पर तो अभी तक हमारा हाइड्रोजन H2 था, O2 ऐसी इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या करा, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ तुम 2 से अगेन मल्टीप्लाई करो तो वापस से 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब क्या करा हमने, LHS साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा। तो अब तुम लोग पूरी इक्वेशन को बहुत प्यार से देखो, ठीक है। रुको मैं वापस से इसको इरेज करके हम लोग वापस से सारी चीज़ें कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हो तुम्हें। और अगर नहीं भी समझ में आ रही तो तुम लोग को इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो तुम लोग को आ जाएगी। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पहला चैप्टर है, पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि नहीं समझ में आए। बिल्कुल भी घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। देखो 2H2, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, 4। LHS साइड की बात कर रही है, कौन सा पार्ट है हमारा, LHS, और ये RHS, ठीक है। बात मैं पहले सबसे पहले तुम्हारा लिख दूँ। LHS साइड की बात करें तो हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, 4, 2 × 2, तो ठीक है 4 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं RHS साइड पर, तो 2 × 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ओके, तो ये इट इज बैलेंस्ड, तो मैं यहाँ B लिख देती हूँ, Bl, ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट्स में ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, O2, मतलब 2 है, लिख लिया हमने। LHS साइड पर ऑक्सीजन 2 है। RHS पर चलते हैं तो RHS साइड पर भी देखो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो O भी कितना है, 2 है RHS साइड पे। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी बैलेंस रिएक्शन इसके बाद देखने के बाद आ गई। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अब ये तुम लोग मुझे बताओगे, मैंने इसको पूरा सॉल्व करके तुम्हारे लिए रख दिया है। Na+Cl2 ये एलिमेंट्स बिल्कुल डाल रखे हैं, तुम लोग अपने से करना। देखो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड है ये। मैंने नेक्स्ट PPT पे बैलेंस करके भी ये दिखाया, तो तुम इसको पॉज करके यहाँ अच्छे से देख सकते हो। एक एग्जांपल मैंने करवा दिया है, एक तुम लोग करके देख लेना, ठीक है बेटू। अब देखो हम लोग इसको अब देखो यार, जो ये रिएक्शंस अभी तक हमने लिखी ना, ये रिएक्शन अगर तुम लोग लिख के आओगे तो तुम लोग को नंबर मिलेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। क्यों ठेंगा मिलेगा दीदी? अब यार देखो बेटू, तुमने ना इसके फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखे। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ फिजिकल स्टेट मतलब कुछ चीज़ें सॉलिड होती है, कुछ चीज़ें लिक्विड होती है, कुछ चीज़ें एक्वस होती है और कुछ चीज़ें गैस के फॉर्म में होती है। तो यहाँ एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड। लिक्विड के लिए हम एल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पानी में घोलना, डिजोल्व करना, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब मैंने बोला सोडियम को मुझे पानी में, वाटर में डिजोल्व करना है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज मैंने वाटर, सिंपल वाटर के अंदर सोडियम को डिजोल्व किया, ठीक है। अब यहाँ एक गैसियस होता है, तो ये चार चीज़ें तुम लोग को याद रखनी है। अब O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन है, ये सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन गैस होती है, तुम लोग ने देखे ना ऑक्सीजन सिलेंडर, इतने बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास आते हैं। कोविड के टाइम पर तुम लोग ने बहुत सारों ने देखे होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होती है, तो यहाँ हम लोग इसको जी से लिखेंगे। हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन भी एक गैस होती है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इन 4 सैंपल्स में से 1 2 3 4 कौन सा सैंपल लिखेंगे, ऑफ कोर्स दीदी जी लिखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस होती है। अब H2O, यार तुम बोलोगे दीदी ये वाटर है, पर आपने यहाँ जी लिखा है। बेटू देखो यहाँ मैंने ऑक्सीजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को जब रिएक्ट करवाया तो मुझे वाटर मिलेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर,
है ना, स्टीम के फॉर्म में मिलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में मिलेगा। तो यार वेपर के फॉर्म में मिल रहा है या स्टीम के फॉर्म में मिल रहा है, तो मतलब वो गैसियस हुआ, है ना। स्टीम क्या हुआ, स्टीम हम लोग, तुम लोग ने कभी देखा है, तुम लोग विक्स का स्टीम आता है, हम लोग पानी भरते हैं, उसमें विक्स के कैप्सूल्स डालते हैं और स्टीम होता है, तो पानी क्या है, स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलती है। यार मैं मेरे पास नीचे रखा हुआ है, अगर होता तो मैं तुम्हारे दिखाने के लिए लाती, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग याद रखेंगे। तो पानी स्टीम के फॉर्म में निकलता है, तो दैट इज गैस, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या हमारे पास क्या है, अब Fe मतलब क्या होता है, आयरन। आयरन मेरे पास एक मेटल होता है बेटू, आयरन क्या होता है, मेटल, तो इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आयरन कभी भी तुम लोग देखो मेटल सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अब H2O, तो H2O ये गैसियस फॉर्म में, मतलब वापस अगेन ये वाटर वेपर या स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जी लिखेंगे। Fe3O4, सीधी सी बात है, आयरन, और आयरन का कंपाउंड हमारा सॉलिड ही होगा, तो यहाँ मैं वापस S से रिप्रेजेंट करूंगी, S मीन्स मेरा सॉलिड, और प्लस 4H2, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी हम लोग ये ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, देखो ये रहा ना H2, तो यहाँ भी H2 मतलब मेरा हाइड्रोजन गैस होता है। अब मैं बात करती हूँ नीचे जिंक की, तो जिंक बताओ अगेन मेरा मेटल होता है कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेटल होता है, ठीक है। तो मैं जिंक को सॉलिड से रिप्रेजेंट कर दूंगी वापस से, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे तुम्हारा एक्वस लिखा हुआ है, मतलब पानी में ये जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व करते तो वो क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। मैंने अभी तुम लोग को बताया था ना, नॉर्मल वाटर में तुम किसी भी चीज को डिसॉल्व कर रहे तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ZnCl2 एक्वस और प्लस H2 ये क्या हो जाएगा, गैस। तो यहाँ मैंने G से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप बच्चों तुम लोग को ये समझ में आ गए होंगे स्टेट्स, और नहीं भी आ रहे हैं तो तुम लोग जितने मेटल्स है वो सॉलिड होते हैं। गैस मतलब ये ऑक्सीजन गैस होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, तो ये H2 N2 O2 इन सभी के आगे तुम G लिख दोगे, ठीक है। ये इन सभी के आगे तुम लोग को G लिखना है, ठीक है। अब नहीं समझ में आई होगी तो शायद वाटर वेपर नहीं समझ में आया होगा, तो ये तुम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाने लगेगी। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है ना। मैं सारी चीज़ें तुम लोग को बिल्कुल आई प्रॉमिस कि तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें करवाऊंगी। यहाँ हम लोग PYQs भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास बेटू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब यार कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। अब लेट अस सपोज कि कभी तुम लोग को तुम्हारी हसलर दीदी और सकीना दीदी रोड पर चलते हुए दिख गई, या कभी हम लोग जिंदगी में मिल लिए, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये सकीना दीदी है? मेरे चेहरे से, बाय माई फेस, बाय माई वॉइस, क्योंकि तुम लोग ने मेरा चेहरा देख रखा है, मेरी बातें सुन रखी है, मेरी आवाज़ पहचानते हो, तो तुम लोग पहचान सकोगे कि हाँ ये तो सकीना दीदी है, वेरीफाइड है ना, हमारी हसलर्स दीदी है, बिल्कुल द हसलर्स वाले चैनल वाली दीदी है। वैसे ही हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं, तो देखो जब केमिकल रिएक्शन कोई भी अपना स्टेट चेंज करती है, ठीक है, अपना कलर चेंज करती है, टेम्परेचर भी चेंज होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, गैस उसमें से निकलती है, वॉल्यूशन ऑफ गैस, डूम है ना, स्वाहा वैसा वाला, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटू कि पानी में जो चीज़ सॉल्यूबल नहीं होती है ना, एक लिक्विड में जो चीज़ सॉल्यूबल नहीं होती है वो बोलते हैं प्रेसिपिटेट। लेट अस सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सैंड का, ठीक है, जो रेती आती है ना, रेती को अगर तुम पानी में डाल दोगे ना तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, पर डिसॉल्व नहीं होगी। नहीं हो तो तुम लोग करके देख लेना है ना, अपने स्कूल से रेती ले आना, बाहर से ही रेती ले आना अपने घर के बाहर, और एक गिलास में पानी में रेती डाल के देखना वो डिसॉल्व होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की दीदी हमको ये पता था और हमने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है, ठीक है। चल सबसे पहले हम लोग ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, अब एक एक को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट में मैं सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोग को यहाँ लेके आई हूँ कैंडल का, है ना। अभी हम लोग ने कैंडल का फिजिकल और केमिकल चेंज में देखा था, अब कैंडल को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कैंडल का वैसे स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कैंडल कैसी होती है, एक सॉलिड होती है ना, ठीक है। कैंडल किस चीज से मिलकर बनी होती है, वैक्स से मिलकर। कौन सा, WAX। अब ये वैक्स वो वाला पार्लर वाला वैक्स नहीं होते, ठीक है, जो गर्ल्स पार्लर में करवाती, बॉयज भी करवाते, जो मॉडलिंग शॉडलिंग करते रहते हैं, ठीक है। वाह क्या सीन है, वो वैक्स नहीं है, ये मोमबत्ती वाला वैक्स होता है, ठीक है। अब जब हम लोग कैंडल को, ये तो सॉलिड होता है, अब ये स्टेट कैसा चेंज कर रहा है दीदी, ये तो सॉलिड दिख रहा है हम लोग को। जब हम कैंडल को बेटू बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जब मैंने कैंडल को जलाया तो बर्निंग ऑफ कैंडल के टाइम पर बहुत हीट निकलती है, ठीक है। जब मैं बचपन में छोटी थी ना तो हमारे एरिया में बहुत लाइट जाती थी, तो पता है हमारे मतलब हम लोग समटाइम्स कैंडल जलाते थे जब बहुत टाइम तक लाइट चली जाती थी। तो तुम लोग देखना जिसके यहाँ अभी भी कैंडल जलाते होंगे तो तुम्हारे ऊपर की जो
जो हमारी दीवार वाली छत होती है ना, काली होने लग जाती है। क्यों? हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से काली होने लग जाती है। और हीट की वजह से दूसरा, कैंडल पर क्या असर होता है? कैंडल पर क्या असर होता है? हीट की वजह से ना ये पिघलने लगती है। ठीक है, तुम भी कभी कभी किसी को देख के पिघलने लगते हो, है ना? वैसे तो तुम लोग नहीं पिघलते हो, पर हाँ समटाइम्स हम भी किसी को देख के पिघलने लगते हैं और तुम भी किसी को देख के पिघलने लगते हो। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो यहाँ कैंडल किस चीज को देखकर पिघल रही है? तो कैंडल यार हीट को, जब उसको बहुत ज्यादा हीट मिल रही है ना, हॉट हो गया है वो, तो यहाँ पिघल रही है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये एग्जांपल से समझ में आ गया हो। वैसे कैंडल क्या होता है? सॉलिड हीट की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट की वजह से ये लिक्विड और मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये रेले गिर रहे हैं, ये पिघल रहा है। क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे पिघल रहा है। तो ये कैसा? ये पिघलता रहता है, तो ये मोल्टन और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बर्निंग ऑफ कैंडल होता है बेटू, तो यहाँ हमारे पास Ca2 + H2O गैस इवॉल्व होते हैं, जिससे हमारी दीवार भी काली होने लग जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होता है हमारे पास चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का तुम लोग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को दो एप्पल्स दिखाए थे। ये एप्पल हल्का सा मेरा कच्चा है, तो इसका कलर ये इस हल्का सा मतलब लाइट ग्रीनिश टाइप पे तुम लोग को कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, लाइट ग्रीनिश हल्का से, देखो ये हल्का हल्का रेड हो रहा है, मतलब इट स्टार्ट टू राइप। ठीक है, ये पकना चालू कर दिया है और जब ये पक जाता है तो ये कम्प्लीटली रेड दिखाई देने लगता है। देखो रेड 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 है ना, रेड कलर प्यार का होता है, डेंजर का होता है, बहुत सारी चीज़ें रेड में होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर क्या कर सकते। चलो, तो चेंज इन कलर में तुम लोग को समझ में आ गया है, फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये क्या हो गया? चेंज इन कलर, है ना। ये कच्चा था और पकने के बाद, राइप होने के बाद ये कंप्लीटली रेड में कन्वर्ट होता था। वैसे ही हमारी केमिकल रिएक्शंस भी होती है कि जो कलर चेंज कर देती है। कैसे? देखो मैं तुम्हें एग्जाम्स में लिखने को आएगा तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये वाला बिल्कुल एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या रिएक्शन लिख के आनी है? साइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का तुम लोग को कलर बताना होगा, तो ये पर्पल कलर का होता है बेटू। जब इसकी रिएक्शन मैंने करवाई तो ये यहाँ हमें कलरलेस मिल जाता है। देखो ये कलरलेस मिला, तो तुम्हें यही एग्जाम्पल में लिख कर आना है। ये रिएक्शन लिखोगे तो तुम लोग को बिल्कुल फुल नंबर मिल जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन में हमने चेंज ऑफ स्टेट देखा, चेंज इन कलर देख लिया। चेंज इन टेम्परेचर की बात करूँ, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है। देखो क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम का मतलब होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, H2O से रिएक्ट करवाते हैं, तब हमारे पास मिलता है स्लेक्ड लाइम, है ना। क्या मिलता है हमारे पास? स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम को हम स्लेक्ड लाइम और दूसरा हमारे पास बाई प्रोडक्ट मिलता है वाटर। ठीक है, तो ये तुम लोग को पता है, ये हमारी रिएक्टेंट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, उसको रिएक्ट करा, स्लेक्ड लाइम मिल गया। मतलब क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होती है इसमें, है ना, हीट निकल रही है। जैसे मैंने तो तुम लोग को बोला था इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। यहाँ देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस में यहाँ तुम लोग को ना चैप्टर में मतलब केमिकल रिएक्शन में दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। तो ये दोनों चीज़ें मैं तुम लोग को पीछे बताने वाले। चलो अभी हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पर। मतलब गैस निकलती है ना, अलग अलग टाइप की गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन निकल सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है, नाइट्रोजन निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। इवोल्यूशन ऑफ गैस में तुम लोग को दो तीन रिएक्शंस बता देती हूँ, तुम्हें जो आसान लगे तुम ये लर्न कर लेना और वो तुम लोग एग्जाम्स में पर्टिकुलरली लिख सकते हो। देखो Zn+2HCl, मतलब जिंक को जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तब मुझे मिलता है जिंक क्लोराइड, ZnCl2 मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही। जो ये हाइड्रोजन गैस है ना बेटू, ये क्या हो रही है? इवॉल्व, मतलब निकल रही है, उड़ रही है ना, ये एनवायरमेंट में निकल रही है। ठीक है, वैसे ही मैंने जब आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा, मतलब Fe+H2SO4, तब मुझे मिलता है या FeSO4 मिलता है मुझे, और साथ ही साथ यहाँ भी क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब तुम लोग को मुझे FeSO4 का यहाँ नाम बताना है कि FeSO4 का नाम क्या होता है। ठीक है, Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब अगेन HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगे, तब मुझे मिल जाता है NaCl मिल गया, H2O अलग हो जाता है, मतलब वाटर यहाँ अलग हो चुका है। साथ ही जो गैस इवॉल्व हो रही है ना, जो गैस निकल रही है वो होती है हमारी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस यहाँ क्या होती है? इसके आगे G लिख लेना, मैं भूल गई हूँ लिखना। तो ये इवॉल्व हो रही है, ये क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो तुम लोग को
तीनों रिएक्शन में पता चल गया कि यहाँ कौन कौन सी गैस तीनों रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है। दो में तो H2 इवॉल्व हो रही है, ये रही H2 और ये रही, और एक में हो रही है CO2 इवॉल्व। ठीक है, लास्ट हमारा पता चलता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। तो हम लोग प्रेसिपिटेट, मतलब उसमें PPT बनती है। PPT का मतलब अब है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है बच्चा, यहाँ PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, अब देखो प्रेसिपिटेट में तुम लोग को एग्जाम में आएगा तो कौन सी रिएक्शन लिखने को आनी है। तो देखो की आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस PbNO3 ट्वाइस, है ना, लेड नाइट्रेट। अब ये रिएक्ट करेगा तो PPT बनती है हमारी येलो कलर की। देखो यहाँ PbI2 येलो कलर की एक PPT बनती है, मतलब डेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। PPT क्या होती है, जो घुलती नहीं है, ऐसे जम जाती है नीचे। ठीक है, ऐसे ऐसे जम जाती। तो यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है 2KNO3, इसका नाम तुम लोग मुझे बताओ कि इसका क्या नाम है ना, और PbI2। इस पूरी रिएक्शन का तुम लोग को नाम लिखना है कॉमेंट सेक्शन में, और मैं सारे कॉमेंट्स आप लोग के रीड आउट करूंगी, तो प्लीज यार कॉमेंट्स में लिख कर जाना, तो जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चा पार्टी को, मेरे B2 को कितना चैप्टर समझ में आ रहा है। चलिए बच्चा, यहाँ तुम लोग ने अब यहाँ खत्म करा कि 5 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए। स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, और प्रेसिपिटेट बनता है। अब केमिकल रिएक्शन भी यहाँ बहुत तरीके की होती है, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन यहाँ हमारे पास होती है। फर्स्ट वन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए कॉम्बिनेशन, यार कॉम्बिनेशन से तुम लोग को वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रिएक्शन क्या कर रही होगी, कंबाइन कर रही होगी। अब यार कॉम्बिनेशन से बहुत सी बार हम लोग कपड़े लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना यार ये ब्लैक टॉप पर कौन से कलर की जीन्स अच्छी लगी, कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा इस पर, वैसे ही कॉम्बिनेशन हमको रिएक्शंस के बीच में जमाना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये दोनों रिएक्शन ये बड़ी आसान सी है, तुम लोग को पढ़ते से लर्न हो जाएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं एक सब्सटेंस बनाने के लिए, सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए। अब देखो ये NCERT की तुम्हारी डेफिनेशन है, तो तुम लोग बिल्कुल ये भी देख सकते हो कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट्स। एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के या कंबाइन करवा के, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनता है, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों में से जो भी आसान लगे तो वो तुम लोग लर्न कर सकते हो, पर ये लैंग्वेज और इसी की मतलब इन्हीं की भाषा में तुम लोग को लैंग्वेज लिख कर आनी पड़ेगी। तुम्हारी भाषा में कुछ भी लिख कर आओगे तो बेटू नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड्स में थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ती है, आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है कि तुम लोग नहीं याद कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एग्जाम्पल्स में तुम्हारे पास CaO प्लस H2O, तो ये मतलब ये CaO अभी मैं तुम लोग को पढ़ा के आ रही हूँ, है ना, ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसको हम लोग नाम देते क्विक लाइम, क्विक, है ना। अभी इसको आप लोग वाटर के साथ डिजॉल्व कराते हैं तो मुझे मिलता है स्लेक डिलाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ट्वाइस भी आएगा, है ना, CaOH ट्वाइस, ये तो 2 लगा लेना बेस में, ये एक्वस होता है और हीट यहाँ इवॉल्व हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। या मतलब क्विक लाइन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो मुझे क्या मिल रहा है, स्लेक डिलाइम मिल रहा है, साथ ही साथ हीट निकल रही। वैसे ही तुम कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो बेटो, तुम ये भी लिख सकते हो H2 + O2, ठीक है, ये रिएक्शन लिख सकते हो या कोई भी रिएक्शन। अब नीचे मैंने तुम लोग को वापस से C6H12O6, इसका मतलब होता है ग्लूकोज। इसको मैंने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तब मुझे यहाँ मिलता है, देखो इन दोनों को कंबाइन करवाया तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, साथ ही साथ H2 मिल रहा है, और एनर्जी इसमें इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग को पढ़नी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी उल्टी होती है। यहाँ हम लोग 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। वहाँ हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट को तोड़कर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या किसी भी चीज़ से तोड़कर 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हम लोग उसमें से निकाल लेंगे। चलो देखो, जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट्स, मैंने क्या बोला, एक प्रोडक्ट को हम लोग तोड़कर 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। वन कंपाउंड स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, ये NCERT की डेफिनेशन है, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए सब ला दिया है। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
चलो अब हम लोग को ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है CaCO3 है ना। इसको मैंने हीट दी, एक्सटर्नल हीट देंगे और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे टूटेगा, ये CaO + Ca2 के फॉर्म में यहाँ टूट जाएगा। तो ये क्या हुआ, दो से ज़्यादा हमें रिएक्टेंट्स मिल गए। एक प्रोडक्ट को हमने स्प्लिट करवाया, ये क्या था, हमारे प्रोडक्ट था। एक प्रोडक्ट को हमने हीट के प्रेजेंस में स्प्लिट करवाया तो हमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स यहाँ मिल रहे हैं। सेम अगेन एज इट इज बच्चा पार्टी, तुम लोग को क्या करवाना है, अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट लेना है। कैसा नेक्स्ट प्रोडक्ट, देखिए हमने AgBr लिया है यहाँ। तो AgBr को मैं Hμ और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे क्या दो से ज़्यादा वापस से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है Ag और Br, तो दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ क्या क्या मिल रहा था, हमें Ag मिल रहा है और साथ ही साथ Br मिल रहा है। देखो Ag मिला और यहाँ मुझे Br मिल गया। तो इन दोनों को ऐसे तोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ और लाइट, ठीक है। याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत प्यारा सा एग्जांपल तुम लोग को यहाँ देना चाहूँगी। बचपन में क्या था, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग साथ ही एक ही बेंच पर बैठते थे, ठीक है। अब यार मैं बहुत ही टॉकेटिव हूँ, मतलब चपड़ मेरा मुंह चलता ही रहता है दिन भर, मैं एकदम शांत नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमेशा क्या करती रहती थी, बिल्कुल बात ऐसा मुँह चलाते रहती थी। तो बहुत सारी टीचर्स को ना बड़ी दिक्कत होती रही, उनकी क्लास डिस्टर्ब होती है कि मेरे बोलने से, ठीक है। तो क्या करते थे, यहाँ मुझे उठाकर दूसरे की जगह पर बैठा देते थे और दूसरे बच्चे को उठाकर मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठा देते थे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मुझे डिस्प्लेस करके मेरी पोजीशन पे किसी और बंदे को लाया जा रहा है और मुझे किसी और बंदे के पास बिठाया जा रहा है ना। तुम्हारे भी साथ कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि तुम बहुत बोलते हो या किसी लड़के के पास लड़की बैठ गई तो हाँ है ना, दिल में बिल्कुल लड्डू फूटने लग जाते, 440 वोल्ट का झटका लगने लग जाता है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेस करके किसी और के जगह पर बैठाया जा रहा है और किसी और को मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठाया जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही बोलती हूँ ना। और समटाइम्स तो क्लास से भी भगा दिया जाता था, कॉलेज लाइफ में भगा दिया जाता था। स्कूल लाइफ में तो मैं कभी बाहर नहीं हुई थी क्लास से, हाँ 12th क्लास में ज़रूर हुई थी यार, पर वो मतलब बहुत सारे लोग थे हम जब हमको भगा दिया था क्लास से, क्या सीन है। ठीक है। तो चलिए वैसे ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हो रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को यहाँ से भगा देगा। यार ये तो बहुत गलत है ना यार। तो दीदी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल? तो वो भी तुम्हारे लिए केमिस्ट्री ने आसान कर दिया है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा है हमारे लेस रिएक्टिव मेटल को। और नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इज डिसाइडेड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज? तो ये रही तुम्हारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज। तुम लोग इसको कैसे याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग को ये दिखी रही है रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं तुम लोग को फटाफट से एग्जाम्पल की तरफ ले चलती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। देखो हमारे पास जिंक एक मेटल है, इसीलिए सॉलिड फॉर्म में। इसको जिंक को मैंने रिएक्ट करवाया CuSO4 से, मतलब जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। वो एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब एक पानी है मेरे पास, उसमें मैंने कॉपर को डाल दिया है। तो CuSO4 का मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। इसको जब हम लोग, ये क्या है, ये हम मेरे रिएक्टेंट्स हैं, दोनों क्या है मेरे रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में जो मिल रहा है ZnSO4 + Cu। तो देखो तुम लोग, ये Zn ने क्या करा, थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं इसको, है ना, थोड़ा सा साफ कर देते, ठीक है। यहाँ क्या करा, ये Zn ने Cu की गर्लफ्रेंड को चोरी करके ले गया यार, है ना। वक्त बदल गए यार, क्या कर रहा है ये Zn। यहाँ अभी तक सिंगल था, पर इसने क्या करा, यहाँ आके मिंगल हो गया, इसने Cu की गर्लफ्रेंड को भगा कर ले गया। ऐसा क्यों हुआ? चलो रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर। देखो जिंक को मैं डिसाइड करती हूँ, कहाँ है जिंक, ये रहा जिंक। कॉपर को देखो कहाँ है, ये रहा कॉपर। तो कौन ऊपर है? जिंक। मतलब जिंक ज्यादा स्मार्ट होगा, ज्यादा पैसे वाला होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तभी तो कॉपर की गर्लफ्रेंड को सल्फेट को भगाकर ले गया। देख लो, ये सिंगल से मिंगल हो गया और कॉपर यहाँ सिंगल हो चुका है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं। ये एस फॉर सिंगल भी तुम समझ सकते हो, पर एस फॉर सॉलिड है, मतलब कॉपर एक मेटल है, ठीक है। तो समझ ही सकते हो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है।
अच्छा चलिए सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। जब मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, मतलब Fe मेरे पास, Fe में साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अब CuSO4 वापस मैंने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब देखो आयरन और कॉपर में से कौन मोस्ट रिएक्टिव और कौन लीस्ट रिएक्टिव, चलिए देखते हैं। आयरन ये रहा, अब कॉपर को देखते हैं, कॉपर वापस से आयरन जीत चुका है, मतलब आयरन क्या हो जाएगा, सिंगल से मिंगल हो जाएगा। देखिए भाई साहब, आयरन हो चुका है मिंगल, कॉपर की गर्लफ्रेंड मतलब सल्फेट को वापस से आयरन भगा के ले चुका है, और कॉपर बिल्कुल फसड्डी निकला है हमारा कि वापस ही मिंगल से क्या हो चुका है, सिंगल हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखनी है। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी लेन देन नहीं है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, डिस्क्लेमर है ना। तुम ये मत समझना कि अब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहे तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ओके ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे होंगे। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दोज रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, दो टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, पहला होता है प्रेसिपिटेशन, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, मतलब लाइक चार्जेस कैसे होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव किसकी तरफ, देखो Na प्लस होता है, SO4 माइनस होता है, ठीक है। साथ ही साथ वापस से Ba भी क्या होता है हमारा, प्लस होता है, और Ca2 माइनस होता है, ठीक है। यहाँ तुम लोग देख सकते हो, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। आखिर मेल का क्या ही मेल होता है, इसीलिए मेल फीमेल से अट्रैक्ट होती है और फीमेल भी मेल से। तो अब ये जो Na है ना, ये किससे रिएक्ट होगा, Cl2 के साथ रिएक्ट होगा, और ये SO4 है, ये Ba के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अगर नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, तो मैं तुम लोग को एक अच्छा तरीका बताती हूँ। तुम Na को A दे सकते हो, SO4 को B, वापस से Ba को A दे सकते हो और इसको B, ठीक है। अब ये A क्या करेगा, इस वाले के साथ B से रिएक्ट कर लेगा, और ये B क्या करेगा, A के साथ रिएक्ट करेगा। इट्स सो सिंपल, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर किसके माथे पे प्लस साइन लगता है और किसके माथे पे माइनस साइन लगता है, तो तुम ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। तो देखो यहाँ Na2, मतलब ये Na2 किसके साथ रिएक्ट कर गया, Cl2 के साथ, तो ये देखो NaCl बन गया यहाँ, और ये Ba किसके साथ रिएक्ट करिए, SO4 के साथ, तो यहाँ BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ तुम लोग को रिएक्शन में एक बार अच्छे से पढ़कर बता देती हूँ कि रिएक्शन हमारी क्या हो रही है। तो आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो बेटू पॉज करके नोट कर लेना। चलिए यहाँ तुम लोग को रिएक्शन में हो रहा है बेटू कि Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन है, BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें मिलेगा BaSO4, मतलब ये वाला इससे रिएक्ट कर जाएगा, प्लस NaCl, मतलब ये इससे रिएक्ट करेगा। सीधी सी बात है, ये A है, वापस से लिख देती हूँ, ये B है, ये A है और ये B है, तो A B के साथ, ये वाला A इस B के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये वाला B इस A के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत आसान है, डेफिनेशन वाइज सिर्फ अ रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तुम लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत प्यार से बेटू इस चीज़ को याद करना पड़ेगा, शिद्दत से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके तुमसे ये रिएक्शन सही होगी। रिडक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें से जा रहा ऑक्सीजन को जब रिमूव करते हैं तब भी हम रिडक्शन बोलते हैं, या फिर तुम एक हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तब भी रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब या तो तुम ऑक्सीजन को निकाल रहे हो, रिडक्शन, ठीक है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब होता है हमारा रिडक्शन। अब मैं बात करूँ अगर ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, साथ ही साथ वहाँ रिडक्शन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले यहाँ कॉपर है, कॉपर के साथ मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, मतलब क्या है मैंने बताओ, मतलब जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बताओ, ये रहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है।
क्योंकि ये इसने कॉपर ने CuO के साथ रिएक्ट करा और हमारा मिल गया CuO, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। अब CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, रिडक्शन में। चलो चेक करवाती हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में हो रहा है, अगेन रिडक्शन में। तो ये क्या हो गया हमारे रिडक्शन, CuO प्लस H2, तो ये रिडक्शन। पर रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलती है बेटू कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में टेक्स प्लेस होने चाहिए। तो चलो मैंने नीचे एक तुमने रिएक्शन लिखवाई है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। MnO2 प्लस 4HCl, तो इसने क्या करा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये तुम्हारी रिएक्शन है। अब देखो यहाँ Mn के पास O2 था, पर तुम प्रोडक्ट साइड पर देखोगे तो Mn के पास O2 नहीं है, इसने Cl के साथ रिएक्ट करा। मतलब यहाँ तुम लोग बोल सकते हो कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। और यहाँ Mn के पास O2 था, पर प्रोडक्ट साइड पर Mn के पास O2 नहीं है, Cl है। मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसी के हिसाब से इसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ये HCl, मतलब HCl में H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। अभी ये प्रोडक्ट साइड पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl अकेला है, हाइड्रोजन तो भाग गया, है ना। मतलब क्या हो गया, Cl अलग हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो नीचे साइड जहाँ ये HCl था और यहाँ Cl मिला, मतलब यहाँ H अलग हो चुका है, रिमूव हो चुका है हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ MnO2 था पर ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, देखो यहाँ Cl2 आ गया, तो ये रिडक्शन होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम 1 से 2 बार लेक्चर को देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें चीजें समझ में आने लगी। अच्छा हमको बस यही हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। मरी एक बार हम लोग कर लेते हैं, मैंने जो जो चीज़ें पढ़ा है एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग को सैम्पल्स बता रहे, सॉलिड एस, गैसेस G, लिक्विड L, एक्वस सॉल्यूशन AQ, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं कि रिएक्शन को मासेस इक्वल होना चाहिए, तुम्हें सिखाया था अभी, है ना। साथ ही साथ बच्चा तुम लोग को यहाँ केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है, पहली होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हीट इज इवॉल्व। और एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व नहीं, एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे क्या होता है हमारे पास टॉवल होता है ना, जिससे हम नहा के निकलते तो पोस्ट, है ना, बात करने के बाद उस टॉवल पे अगर पानी गिर जाता है तो क्या करता है, टॉवल क्या करता है, उस पानी को सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में मैं एक्सोथर्मिक का तुम लोग को बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगी, कोल का, ठीक है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है। मेरे पापा की भी कोल की फैक्ट्री है, तो मैं कभी वहाँ का व्लॉग शूट करके डालूंगी तो तुम्हें पता चलेगा। मतलब हमारे MP साइड जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे रीजन में बेटो बहुत ज़्यादा ना यहाँ गर्म टेम्परेचर होता है। मतलब इन समर्स यहाँ 46 से ऊपर टेम्परेचर होता है। तो इतनी गर्मी में कोयले आपस में टकरा कर, मतलब आपस में इनकी रिएक्शन होती है और हीट प्रोड्यूस होने लगती है। और हीट कैसी होती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। तो हीट निकलती है। वैसी आग नहीं लगती है कोयले में, ये ऑरेंज कलर की आग ऐसी नहीं लगती है, मतलब सिर्फ एक वाइट कलर की हीट हमें निकलती हुई दिखती है, बहुत स्मेल आती है, तो समझ में आ जाता है कि कोयले में आग लगी है, ठीक है। वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो डिकम्पोजिशन होते हैं ना, तो वो सभी में हमारी हीट कैसे हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, ना कि इवॉल्व होती है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में तुम लोग ने देख लिया कि वैसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो। ऑक्सीडेशन तुम लोग को पता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और रिडक्शन मतलब भी तुम लोग को पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम लोग को क्लियर हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तुम लोग को पता है 5 टाइप से होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी 5 टाइप की पढ़ाई, कॉम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप तुम लोग को पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया हूँ। यहाँ से बिल्कुल तुम्हारे यहाँ तक गया, इस यहाँ से यहाँ नहीं चला गया हूँ। ऐसा तो नहीं करा तुमने इस कान से सुन के इस कान से बातें निकाल दी, नहीं, बात से दिल तक का कनेक्शन है यार हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक मेरी बातें बिल्कुल छू जानी चाहिए तुम लोग को। इसी के लिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यार दिल से बुरा लगता है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो तो, और थैंक यू सो मच आप लोग लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए, और पूरा लेक्चर देखा है तो तुम लोग जाके देखना, लिख देना कि यस दीदी पूरा लेक्चर कवर किया है। लास्ट में आप लोग की थैंक्स की स्लाइड तक मैं आ चुका हूँ।
डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए बच्चा पार्टी, इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ सदा सेक्सी रहिए भाई बच्चे पार्टी, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।